उज्बेकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समरकंद के लिए रवाना होंगे और इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होने वाली होगी और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और G20 में रूस और भारत के सहयोग पर भी चर्चा होगी। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों करीब 3 साल बाद मुलाकात करेंगे। वैसे दोनों नेताओं की 1-to-1 मुलाकात का कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे या नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समरकंद में, जहां एससीओ समिट की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और कल से शासनाध्यक्षों का आना शुरू हो जाएगा। 9 देशों का ये एससीओ शिखर सम्मेलन, जिसमें 3 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं और 6 और सहयोगी मेंबर हैं, जिसको मिलाकर 18 मेंबर से ज़्यादा इसके सदस्य हैं और तमाम देशों के झंडे आप यहाँ लहराते देख सकते हैं। समरकंद 2022 में इनका जो लोगो है वो दिखेगा आपको। भारत का झंडा आपको उज्बेकिस्तान के बाद सीधा ऊपर लहराता हुआ नजर आएगा। ऊपर आप बाईं तरफ देख सकते हो जो भारत का झंडा यहाँ लहरा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जब 15 तारीख को यहाँ शाम को पहुँचेंगे तो ये दिखाएगा कि भारत की कितनी ताकत है और भारत कितनी सशक्त तरीके से अपनी बात पेश कर पाता है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए सेंट्रल एशिया के 5 देश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री खुद इन 5 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इन 5 देशों के लिए के विकास के लिए, इनके साथ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट के लिए प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करते रहते हैं। इनके साथ वर्चुअल समिट भी इन 5 देशों के साथ इस साल की शुरुआत में हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक कोशिश, एक शुरुआत है इन सेंट्रल एशियन रीजन्स को पास साथ में करने की। और न्यू जो नया जो गेम यहाँ पर चल रहा है सेंट्रल एशिया को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने का, जिसको लेकर चीन भी काफ़ी कोशिश कर रहा है। चीन अपनी हेजेमनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको भारत अपने कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट के माध्यम से काफ़ी कुछ न्यूट्रलाइज करना चाहता है और चाहता है कि इन 5 देशों से अगर क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं, अगर फॉसिल फ्यूल मंगवा रहे हैं, यहाँ से यूरेनियम मंगवा रहे हैं, इन 5 राज्यों से, इनके थ्रू उनको कैस्पियन सागर में एक रूट मिल रहा है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस यहाँ की है कि इन देशों को कैसे मदद की जाए। इसमें IT का मामला हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स दवा भेजने का मामला हो, चाहे मेडिकल का मामला हो, यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का मामला हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री इन देशों की लगातार मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक शुरुआत हो रही है सेंट्रल एशियन नेशंस को अपने साथ करने की। उज्बेकिस्तान ने भी एक अच्छी पहल की है अपने एससीओ समिट को आयोजित करके। भारत अब अगले साल, इस साल भारत जैसे ही उज्बेकिस्तान में ये समिट शिखर सम्मेलन खत्म होगा, भारत इसकी अध्यक्षता लेगा और अगले साल भारत में एससीओ का शिखर सम्मेलन होगा। तो अब शुरुआत, बस काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समरकंद में एससीओ समिट की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। समरकंद का प्राचीन इतिहास भी रहा है। समरकंद व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। समरकंद क्यों मशहूर है, ये जानने के लिए देखिए न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समरकंद का प्राचीन इतिहास भी है। भारत में कुषाण भी पहुंचे थे ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में। कुषाण के बाद अगर लगातार देखा जाए, समरकंद एक व्यापार का केंद्र रहा। चीन के से जो सिल्क रोड निकलती थी उसका समरकंद एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा। अगर भारत में इतिहास की पुस्तकों में भी समरकंद का जिक्र अक्सर बार बार होता है, लेकिन समरकंद मशहूर क्यों है, ताशकंद मशहूर क्यों है? यहाँ पर उन तैमूर लंग को लोग की इबादत करते हैं, लोग उनको सम्मान से पूजते हैं और बड़े बड़े शहरों में इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि तैमूर लंग यहाँ के बड़े सम्मानित राजा शहंशाह हुआ करते थे। तैमूर लंग का भारत का इतिहास, भले ही भारतीय इतिहास के पन्नों में उन्हें एक आक्रांता के रूप में देखा जाता है, एक हमलावर के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक जो उज्बेकिस्तान और ये इलाका था वो कभी मंगोलों के चंगुल में होता था, कभी ईरानियों के चंगुल में होता था। लेकिन जो तैमूर लंग जिन्हें कहा जाता है वो भारत पर आए थे, उन्होंने हमला किया था। उज्बेक हुआ करते थे और जो बाबर की जो एंसेस्ट्री है, जो उनकी परंपरा है, वो भी इसी उज्बेकिस्तान से आती थी। तो इस तैमूर लंग की यहाँ पर लोग इबादत करते हैं और कहते हैं कि इस इलाके को एकजुट करने में, इस इलाके को आगे बढ़ाने में, इस इलाके से लोगों
को जोड़ने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और आज इनको लोग आइडल की तरह पूछते हैं। ताशकंद में हमने देखा उनकी मूर्ति थी, यहाँ भी हम देख रहे हैं एक बहुत बृहद प्रतिमा तैमूरलंग की यहाँ पर मौजूद है। तो देखते हैं इतिहास आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का इन सेंट्रल एशियन जो देश हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, लेकिन देखते हैं इतिहास के पन्ने अब किस तरह से इनको पलट कर देखते हैं। हालांकि भारत में कुछ और नाम से जाना जाता है और यहाँ उनको इबादत की जाती है। एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे और हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे या फिर नहीं। 2014 के बाद पीएम मोदी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री से कई बार मिल चुके हैं। मई 2014 में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई थी। तो वहीं 27 नवंबर 2014 को सार्क सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और नवाज शरीफ एक बार फिर से मिले थे और इसके बाद जुलाई 2015 में भी रूस के शहर उफा में एससीओ समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। वहीं नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन समारोह के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी और जबकि दिसंबर 2015 में काबुल से लौटते वक्त प्रधानमंत्री मोदी लाहौर पहुंचे थे और वहां पर नवाज शरीफ से वो मिले थे। इधर पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। हैदराबाद के एक इलाके में एक कार पुल के ऊपर से बह रहे पानी में फिसलकर गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में 2 बसें फंस गईं, जिसके बाद 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनमें सवार 110 लोगों को बचा लिया गया। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर और रायगढ़ में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। उज्बेकिस्तान में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ एक नया पैंतरा खेला है। खबर है कि पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चिट्ठी लिखकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। इस चिट्ठी में पाकिस्तान ने मसूद अजहर के ठिकानों की जानकारी भी दी है। पाकिस्तान की इस चिट्ठी को उज्बेकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट से पहले उसका नया पैंतरा माना जा रहा है, जिसके जरिए वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की फिराक में है। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कोई भी चिट्ठी मिलने से साफ इंकार कर दिया है। असल में आतंकी मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें कंदहार प्लेन हाईजैक और संसद में हुआ हमला भी शामिल है और संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। उधर खबर है कि उज्बेकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई प्रोजेक्ट का मुद्दा उठ सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन पर गरीब देशों को कर्ज तले दबाने का आरोप लगा और नौबत ये आ गई कि कई देशों पर चीन का कर्ज उनकी जीडीपी से भी अधिक हो गया। माना जा रहा है कि चीन के गरीब देशों में फैलाए गए कर्ज के इसी जाल का मुद्दा 15 और 16 सितंबर को होने वाली एससीओ समिट में उठ सकता है। वैसे चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट की आलोचना भी खूब हुई। बावजूद इसके उसने इस प्रोजेक्ट पर एशिया और यूरोप के देशों में काम जारी रखा और गरीब देश और गरीब होते चले गए। इसलिए एससीओ शिखर सम्मेलन में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि चीन के लाख छिपाने के बावजूद सच नहीं छिपा। गवाही के लिए आंकड़े भी आए। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया के 97 देश कर्ज में डूब गए हैं, जिनमें ज्यादातर देश अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। इसके अलावा कुछ देश मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के भी हैं। रिपोर्ट कहती है चीन ने जिन देशों को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है उनमें पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम शामिल है।